हमने इस वीडियो में लूपस वल्गैरिस से स्टार्ट करना था। लास्ट वीडियो में बात की थी ट्यूबरकुलोसिस तक। तो लूपस वल्गैरिस में क्या होता है कि ये भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही होता है। लो ग्रो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है और कॉमनली इफेक्ट किसे करेगा? नेजल वेस्टिब्यूल को, स्किन ऑफ द नोज को और फेस को। तो नेजल वेस्टिब्यूल को और नोज की स्किन को और फेस को ये इफेक्ट करेगा। ये एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है कि एपल जेली नोड्यूल्स बनते हैं इसमें, यानी कि जब लूपस वल्गैरिस होता है ना, स्किन ऑफ नोज को अफेक्ट कर रहा होता है या फेस की स्किन को अफेक्ट कर रहा होता है, तो ये नोड्यूल्स बना देता है। वो नोड्यूल्स होते हैं ब्राउन ब्राउन जेलेटिनस, उनको फिर हम एप्पल जेली नोड्यूल कहते हैं। इसके अलावा ये परफोरेशन भी करा सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में कार्टिलेजिनियस पार्ट में परफोरेशन हुई थी, तो ये भी करवा लूपस वल्गैरिस में भी परफोरेशन हो सकती है। उसके बाद हमें बायोप्सी करनी होती है और बायोप्सी के बाद अगर कंफर्म हो जाए तो फिर हमने इसका ट्रीटमेंट करना होता है। लेप्रोसी की तरफ आ जाए। लेप्रोसी जो है इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है ये भी माइकोबैक्टीरियम ही। उसके बाद ये चीज़ है कि जो इन्फेक्शन है ये इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम में स्टार्ट होता है, इंटीरियर एंड ऑफ इंफीरियर ट्रिब्यूनल, यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ नोज में स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें एक्सेसिव नेजल डिस्चार्ज होता है, म्यूकोजा रेड हो जाएगा, फिर क्रस्टिंग शुरू हो जाएगी। तकरीबन बाद में जो सब ग्रैनुलोमैटस डिजीज में यही होता है कि नोड्यूल्स बन जाते हैं, फिर नेजल डिस्चार्ज होता है, फिर क्रस्टिंग होती है और एट द एंड क्या हो जाता है कि सेप्टम में परफोरेशन हो जाती है, सेप्टम परफोरेट कर जाता है। तो बाद में तकरीबन एक जैसा ही सीक्वेंस चलता है, इसीलिए हमें हमेशा ग्रैनुलोमैटस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी ही करनी पड़ती है, बिकॉज इनके साइन सिम्टम सारे एक जैसे होते हैं। अच्छा, उसके बाद डायग्नोसिस का कैसे करना है? स्क्रैपिंग करनी है नेजल म्यूकोजा की, बायोप्सी करनी है। बायोप्सी में आपको एसिड फास्ट बैसिलाई नजर आएंगे, लेप्रा बैसिलाई। उसके बाद आपने इनको ट्रीटमेंट दे देना है। और ये लेप्रा सेल्स क्या होते हैं कि जब आप बायोप्सी कर रहे होते हो ना, तो आपको फोमी अपेयरिंग हिस्टियोसाइट नजर आते हैं। उन हिस्टियोसाइट में क्या मौजूद होते हैं? एसिड फास्ट लेप्रा मौजूद होते हैं, यानी बैक्टीरिया मौजूद होता है उन हिस्टियोसाइट्स में, तो उनको भी हम लेप्रा सेल्स कहते हैं। ट्रीटमेंट इसका लेप्रोसी वाले डेप्सन, रिफैम्पिन, आइसोनियासिड, ये सब हमने देने हैं। सिफिलिस की बात करें, सिफिलिस दो तरह की हो सकती है, या तो अक्वायर्ड हो सकती है या कंजेनिटल हो सकती है। अक्वायर्ड जो होगी वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी की स्टेजेस होंगी। प्राइमरी स्टेज पे तो सिर्फ चैंकर बनेगा नोज पे। उसके बाद सेकेंडरी जो स्टेज होगी, इसमें सिंपल ही होगा कि पहले रिनाइटिस हो जाएगा। रिनाइटिस का क्या मतलब है कि नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है। उसके बाद क्रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, फिशर बन रहे हैं, क्रस्टिंग हो रही है नेजल वेस्टिब्यूल की। फिर उसके बाद क्या करेंगे? टर्शियरी स्टेज जो है वो थोड़ी सी आप समझ लो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है। इसमें ये होता है कि गम्मा जो है ये नोड्यूल से होते हैं, ट्यूमर सा होता है, ये बनना शुरू हो जाता है नेजल सेप्टम पे। सेप्टम जो है ये मेन चीज है कि सेप्टम ये डिस्ट्रॉय कर देता है कार्टिलेजिनस पार्ट में भी और बोनी पार्ट में भी। अभी तक जो हमने देखा था ट्यूबरकुलोसिस में या लेप्रोसी में, तो वो सिर्फ सेप्टम में परफोरेशन कर रहे थे कार्टिलेजिनस पार्ट में, लेकिन जो सिफिलिस की टर्शियरी स्टेज है ये बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों पार्ट्स में परफोरेशन कर देती है। इवन ये हार्ड पैलेट में भी परफोरेशन करा देती है। इसके अलावा इसका जो नेजल डिस्चार्ज है वो ऑफेंसिव होता है। फिर हमने देखना है कंजेनिटल टाइप को, ये तो होगी ना क्वाइट टाइप। कंजेनिटल टाइप जो है वो अर्ली होती है, एक उसकी फॉर्म एक उसकी लेट फॉर्म होती है। अर्ली होती है जो बर्थ के फौरन बाद यानी फर्स्ट 3 मंथ में ये पेयर हो जाएगी। और स्नफल्स होंगे यानी नॉइसी ब्रीथ होगी थ्रू नोज। तो स्नफल्स सिर्फ उसमें स्टार्टिंग में आते हैं, उसके बाद नेजल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है जो कि प्रूलेंट होता है, फिर फिशरिंग होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि तकरीबन एक जैसे ही फीचर्स हैं सारी ग्रामोमेटिस डिजीज के, तो इस चीज को लेकर आपने परेशान नहीं होना। लेट फॉर्म जो होती है वो अराउंड पुबर्टी फिर आती है, उसकी क्लिनिकल पिक्चर तकरीबन इस जैसी ही होती है जैसे कि टर्शरी स्टेज थी क्वाइड की, यानी गमाटिस लियन बन रहे होते हैं। उसके अलावा वही वाली चीजें कि नेजल डिस्चार्ज हो रहा होता है बोनी या कार्टिलेजिनस पार्ट में, और वो हो सकती है परफोरेशन। डायग्नोसिस हम इसका कैसे बनाते हैं? इसका टेस्ट होता है वीडीआरएल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा बायोप्सी की जाती है। ट्रैपोनिमा पैलिडम हम बायोप्सी पे नजर आता है तो फिर हम इसको ट्रीट करते हैं। सिफिलिस का जो ट्रीटमेंट चॉइस है वो पेनिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। और उसके बाद जो है इसमें अगर क्रस्ट वगैरह बने हुए थे तो उसको आपने इरिगेशन से रिमूव कर देना है। जो बोनी और कार्टिलेजिनस सिक्वेस्टर है उनको भी रिमूव कर देना है, और जो डिफॉर्मिटी हो गई है उसको फिर कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी को ठीक कर देना है। लेकिन आपको सिफिलिस की कॉम्प्लिकेशन भी पता होनी चाहिए। सिफिलिस की कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वेस्टिबुलर स्टेनोसिस करा सकती है, परफोरेशन ऑफ नेजल सेप्टम हो सकता है, हार्ड पैलेट की परफोरेशन हो सकती है। तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा सेकेंडरी एट्रोफिक रिनाइटिस भी हो जाता है। हम ये करेंगे कि जब ग्रानोमेटस डिजीज वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो एट द एंड हम इसके टॉपिकल पास पेपर्स भी देख लेंगे, जिससे चीजें रिवाइज हो जाएंगी, क्वेश्चन इसमें से कैसे आ सकते हैं। अब आ जाए फंगल इन्फेक्शन की तरफ। फंगल इन्फेक्शन ना हमेशा होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन को, यानी जिन लोगों की इम्यूनिटी कंप्रेस्ड हुई होती है, सप्रेस्ड हुई होती है। अब फंगल इन्फेक्शन में पहले एस्परजिलोसिस आ जाता है, फिर म्यूकोरमाइकोसिस। एस्परजिलोसिस जो है इसमें एस्परजिलस नाइगर भी हो सकता है, फ्यूमिगेटस भी हो सकता है, फ्लेवस भी हो सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे? रिनाइटस ही होगा, एक्यूट रिनाइटस होगा। उसके बाद ना एस्परजिलस में आपको एक मेम्ब्रेन मिलती है, ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन बनी होती है नेजल म्यूकोजा पे। तो जब आप नेजल म्यूकोजा को देखते हो, राइनोस्कोपी करते हो तो आपको ब्लैक मेम्ब्रेन मिलती है। फिर उसके बाद आप फर्दर एंडोस्कोपी करते हो तो आपको मैक्सिलरी साइनस में फंगस बॉल मिलती है, जिसमें चीजी मटेरियल होता है व्हाइट या ब्लैकिश, ठीक है। तो ये आपको
एंडोस्कोपी पे मिलेगा और राइनोस्कोपी पे आपको ब्लैक मेम्ब्रेन मिलेगी। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि आपने सर्जिकली डिब्राइड कर देना जो भी टिश्यू था जिसमें ब्लैक ब्लैक मेम्ब्रेन आई हुई है, आपने बाद में एंटी फंगल ड्रग्स देनी है, एम्फोटेरिसिन बी, और 1% सोल्यूशन ऑफ जेंटियन वायलेट भी यूज करना होता है। म्यूकरमाइकोसिस पे आ जाए, म्यूकरमाइकोसिस जो है ये बहुत ज्यादा लीथल किस्म की फंजाई है क्योंकि ये बहुत लीथल इन्फेक्शन कराती है। ये नोज में तो डिस्ट्रक्शन कराती है, उसके अलावा ये ऑर्बिट तक, रिब्रिफॉर्म प्लेट तक, मेनिंजेस और ब्रेन तक चली जाती है, इसलिए इसको बहुत जल्दी डायग्नोस करके ट्रीट करना होता है। फैटल भी होती है ये। करती ये क्या है कि ये ना इसकी एफिनिटी होती है आर्टरीज के लिए, ये आर्टरीज में जाती है, आर्टरीज में जाती है तो फिर वहां पे स्कीमिया टिश्यूज में नष्ट हो जाता है, तो स्कीमिया के बाद वहां पे स्कीमिक नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए ब्लैक नेक्रोटिक मटीरियल इसमें बनता है। एस्परजिलोसिस में सिर्फ ब्लैक मेम्ब्रेन थी, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस तो नेक्रोसिस करा रही है ना, ये ब्लैक नेक्रोटिक मटीरियल है जो नेजल कैविटी में नजर आएगा। इसके अलावा नेजल सेप्टम की इरोजन करेगी, हार्ड पैलेट को भी इरोड कर देगी, टर्बिनट्स को भी इरोड कर देगी। ये ना कोविड-19 जो थी एपिडेमिक जब आई हुई थी तो उसमें भी म्यूकरमाइकोसिस, जब उसकी सेकंड वेव आई है ना तो बहुत ज्यादा था कि जिन लोगों को कोविड हो रहा था साथ ही म्यूकरमाइकोसिस अपीयर होना शुरू हो गया था। ठीक है, इसको ब्लैक फंगस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लैक नेक्रोटिक मटीरियल बना देती है। उसके बाद आपने ये देख लेना है कि इसके रिस्क फैक्टर कौन से रिस्क फैक्टर में आ जाता है। अगर किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अगर कोई स्टीरॉयड थेरेपी ले रहा है, या इसके अलावा किसी को कोई दूसरी डिजीज है, HIV, एड्स या कीमोथेरेपी कैंसर के लिए चल रही है, इस तरह की कोई डिजीज है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उन सब में रिस्क होता है कि उनको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। यहाँ पर आज जरा डिफरेंसेस देख लेते हैं म्यूकर के और एस्परजिलस के। म्यूकर जो है ये ब्रॉड हाइफी इसके होते हैं, एस्परजिलस के नैरो हाइफी होते हैं। अच्छा, एक और चीज है, मैं आपको बता रही थी ना कि आपने बायोप्सी करनी होती है हमेशा ग्रेनुलोमाटाइटिस डिजीज के लिए, तो ये चीज आपने नोट करनी है कि जब आप बायोप्सी करते हो ना म्यूकरमाइकोसिस की तो आपको हाइफी नॉन सेप्टेट नजर आते हैं, हालांकि जो एस्परजिलस है उसके हाइफी सेप्टेट होते हैं। उसके बाद इसमें आपको नजर आता है कि जो म्यूकरमाइकोसिस है ना इसके जो हाइफी है उन्होंने राइट एंगल पे ब्रांचिंग की हुई है। ठीक है, उनके ब्रांचिंग राइट एंगल पे है, और एस्परजिलस में जब आप बायोप्सी करते हो तो उनपे ब्रांचिंग हुई होती है 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये आपने डिफरेंसेस याद रखने हैं जो आपको बायोप्सी पे मिलते हैं। हाइफी इसके ब्रॉड होते हैं, इसके नैरो, इसके सेप्टेट होते हैं, एस्परजिलस के नहीं सॉरी म्यूकर के ए सेप्टेट होते हैं, एस्परजिलस के सेप्टेट होते हैं। म्यूकर की ब्रांचिंग हुई होती है राइट एंगल पे, एस्परजिलस की 45 डिग्री पे ब्रांचिंग होती है। जो म्यूकरमाइकोसिस है ये वास्कुलर इन्वेजन कराती है, उसके बाद जिसकी वजह से नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ब्लैक नेक्रोटिक मटीरियल बनना शुरू हो जाता है, ये ऑर्बिट की तरफ भी जाएगी, प्रोप्टोसिस भी करा सकती है, ब्लाइंडनेस, कवर्नेस साइनस को भी इन्वॉल्व कर सकती है, मेनिंजाइटिस और ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। जो एस्परजिलस है ये क्या करेगी, एलर्जिक फंगल साइनसिस कराती है, जो कि आपने रिनोसाइनोसाइटिस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एलर्जिक रिएक्शन होता है और नेजल डिस्चार्ज होता है, स्नीजिंग होती है। ठीक है, बाजुकात ये इन्वेसिव भी हो सकती है, इन्वेड भी कर सकती है और ग्रेनुलोमा बनवाएगी, लंग्स में भी ये जा सकती है, लंग्स में भी एलर्जिक रिएक्शन ही कराएगी, लेकिन ये इसकी तरह म्यूकरमाइकोसिस की तरह नेक्रोसिस नहीं करा रही। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन है। अब आ जाए ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट एम्फोटेरिसिन बी हमने देना है, म्यूकरमाइकोसिस का ये ट्रीटमेंट है, पोजाकोनाजोल है, एम्फोटेरिसिन बी है, सर्जिकली डिब्राइड करना है जो भी नेक्रोटिक टिश्यू है उसको, और आपने टोटली उसको देख लेना है कि अगर ये सेपरेट कर चुकी है तो आपको पार्शियल मैक्सिलेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, ऑर्बिटल एक्सटेंटेशन भी जरूरी हो सकती है क्योंकि ऑर्बिट तक भी चली जाती है, तो ये सारी हमने फिर इसकी देख लेनी है कि कहाँ तक ये सेपरेट कर चुकी है। उसके बाद आपने ये काम भी करना है कि जो अंडरलाइंग डिजीज है जिसकी वजह से उसको म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, आपने अंडरलाइंग डिजीज को भी ट्रीट करना है ताकि दोबारा से ये इन्फेक्शन ना हो जाए। अब लास्ट पे आ जाता है पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक में रिनोस्पोरिडियोसिस आ जाता है, ये भी क्रोनिक ग्रेनुलोमाटाइटिस डिजीज है रिनोस्पोरिडियोसिस, और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, रिनोस्पोरिडियम सेबीराई, ये याद रखना है आपने। अच्छा, एटोलॉजिकल एजेंट मैंने बता दिया रिनोस्पोरिडियम सेबीराई है इसका। उसके बाद लाइफ साइकिल वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आ जाए क्लिनिकल फीचर्स पे। यहाँ पर उसने बताया कि डिजीज किन लोगों को होती है, ये डिजीज होती है उन लोगों को जो कंटामिनेटेड वाटर यूज कर रहे होते हैं पॉन्ड्स का, और वो कंटामिनेटेड वाटर एनिमल्स ने भी यूज किया होता है। ठीक है, तब उनको ये डिजीज हो जाती है। ये मोस्टली नोज को अफेक्ट करेगी, फिर नेजोफेरिंक्स को, इसके अलावा ये लिप को, पैलेट, कंजक्टिवा, एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, स्किन, वुल्वा, विजाइना, मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को ये अफेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन नोज में इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, नोज में आपको एक लीफी पोलिपोइडल मैस नजर आएगा, एक पोलिप नजर आएगा जो पिंक से पर्पल कलर का होगा, लीफी होगा, नेजल सेप्टम के साथ या लिटिल वाल ऑफ नोज के साथ अटैच होगा, और ये हैंग कर रहा होगा नेजोफेरिंक्स में, बाजुकात ये हैंग कर रहा होता है, और ये बहुत ज्यादा वास्कुलर होता है, अगर इसको टच करें तो ब्लीड करना शुरू कर देता है, और इसकी सरफेस ना व्हाइट व्हाइट डॉट्स बने होते हैं, जो डॉट्स होते हैं स्पोरेंजिया को शो कर रहे होते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया। आपको प्रेजेंट कैसे करेगा, जब आप एग्जामिनेशन करोगे, लीफी पोलिपोइडल मैस होगा, पिंक टू पर्पल इन कलर होगा, नेजोफेरिंक्स में हैंग कर रहा होगा बाजुकात, और इस पे जो है वो ब्लीड करेगा ऑन टच, और इस पे स्पोरेंजिया होते हैं जो व्हाइट डॉट्स की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। पेशेंट किस तरह से कंप्लेन करेगा, पेशेंट को नेजल डिस्चार्ज होगा, इरिटेशन होगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, नेजल स्टफनेस होगी, ब्लंट टीथ डिस्चार्ज हो सकता है, बाजुकात एपिस्टेक्सिस भी कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, डायग्नोसिस का कैसे बनाना है, डायग्नोसिस हमेशा हम ग्रेनुलोमाटाइटिस डिजीज का बायोप्सी से ही बनाते हैं। बायोप्सी करेंगे हमें नेजल स्पोरेंजिया नजर आना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जो है हम डायग्नोसिस बना लेंगे कि ये
इरिनोस्पोरिडियोसिस। इसका ट्रीटमेंट फिर क्या करना है कि जो भी मैस है कंप्लीट, वो जो लीफी पॉलीपोडल मैस है उसको कंप्लीटली रिमूव करना है और उसकी बेस की कॉटराइजेशन कर देनी है। अगर रिकरेंस हो तो आपको सर्जिकली, रिकरेंस भी हो सकती है, आपने सर्जिकली एक्सरसाइज उसके बाद रिकरेंस भी हो सकती है, तो फिर दोबारा से आपको वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है। लिशमेनियासिस क्या होता है? लिशमेनियासिस जो होता है ना, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। ये विसरल भी होता है, क्यूटेनियस भी होता है, म्यूकोजल भी होता है। नाम से पता चला है जो विसरल होगा वो ज्यादा बॉडी में सिस्टेमिकली इन्फेक्शन होगा, बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करेगा। जो क्यूटेनियस होगा सिर्फ स्किन तक रहेगा, जो म्यूकोजल है म्यूकस में ब्रेन तक रहेगा। तो क्यूटेनियस की अगर बात करें तो क्यूटेनियस क्या होता है? एक्सपोज पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, लाइक एक्सट्रीमिटीज में, हेड एंड नेक के एरियाज में। ठीक है। सैंड फ्लाइज के जरिए ट्रांसमिट होता है और ये बनाता क्या, स्किन पे नोड्यूल्स और अल्सर बना देता है। म्यूकोजल फॉर्म की बात करें तो म्यूकोजल फॉर्म जो है ये नेजल सेप्टम को इन्वॉल्व करेगा, उस पर नोड्यूल बनाएगा, बाद में ये नोड्यूल अल्सरेट कर जाएंगे, वो बाद में इवन सेप्टल परफोरेशन भी हो सकती है। जो म्यूकोजल फॉर्म है नेजल सेप्टम के अलावा सॉफ्ट पैलेट को भी इन्वॉल्व करेगी, ओरल कैविटी को भी इन्वॉल्व करेगी, ओरोफेरिंक्स लैरिंक्स तक भी जा सकती है। ठीक है। चलें उसके बाद जो है ये देख लेते हैं कि जो कह रहे हैं म्यूकोजल फॉर्म है ये हेमाटोजेनियस भी हो सकती है, लिम्फेटिक सेपरेट भी, मतलब ब्लड या लिम्फ के जरिए ये बॉडी में भी सेपरेट कर सकती है। और उसके बाद जो है विसरल लिशमेनियासिस की बात कर लेते हैं। विसरल जो है ये सेवरल ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड सबको इन्वॉल्व कर लेगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे डायग्नोसिस कैसे बनाना है। तो डायग्नोसिस इसका भी बायोप्सी से ही बनता है। बायोप्सी से हमें पता चल जाता है कि लिशमेनियासिस है। बायोप्सी के बाद हमने पीसीआर टेस्ट भी इसका करना होता है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसका कल्चर करना होता है ब्लड एगर पे। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, बायोप्सी के बाद इसका कल्चर ब्लड एगर पे करना होता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे तो क्यूटेनियस फॉर्म है तो वो स्पॉन्टेनियसली, मैंने कहा था अल्सर बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं स्किन पे, तो स्पॉन्टेनियसली हील कर जाते हैं। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप क्रायोथेरेपी या क्यूरेटेज कर सकते हो, एंटीमनी कंपाउंड यूज कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें जो हैं क्यूटेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियसली वो हील करेंगे, आप क्रायोथेरेपी भी कर सकते हो उन लेयंस की क्यूरेट, और आप एंटीमनी कंपाउंड भी जो है इंजेक्ट कर सकते हो। अगर म्यूकोजल लेयन की बात करें तो वो कभी भी स्पॉन्टेनियसली हील नहीं करते, आपको थेरेपी देनी पड़ती है। सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट देना है और मैग्लूमीन एंटीमोनेट देना है। अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल है ड्रग्स को याद करना, लेकिन आपने याद करनी है, आ सकता है पेपर में। तो सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट और मैग्लूमीन एंटीमोनेट जो है ये म्यूकोजल के लिए हमने देना है, ड्रग ऑफ चॉइस है ये म्यूकोजल डिजीज के लिए। विसरल के केस में हम फोटेलिसिन बी दे सकते हैं। अब आ जाए इन्फ्लेमेटरी की तरफ। अभी तक हमने जितनी डिजीज पढ़ी है ना वो बहुत ज्यादा आसान थी, परेशानी हो ना मेरे साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ताकि अगर आप में से कोई परेशान हो भी रहा है तो वो फिर रिलैक्स हो जाएगा। सबसे पहले जो है बात हमने जब हमने ग्रेनुलोमाइटिस डिजीज अपनी स्टार्ट की थी, चैप्टर इसको स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी भी आपने ग्रेनुलोमाइटिस डिजीज देखनी है ना उन सब में आपने डायग्नोसिस हमेशा बायोप्सी से ही बनाना होता है, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा साइनो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, सेप्टम की परफोरेशन हो गई है, ठीक है, इस तरह, या फिर नोज में क्लस्टिंग है, इस तरह हमें नहीं पता चल सकता है कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, तो फिर हम उसकी बायोप्सी करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने राइनोसेक्लेरोमा से स्टार्ट किया था, तो राइनोसेक्लेरोमा सबसे पहले पढ़ा था, और राइनोसेक्लेरोमा में कॉलिक सेल याद रखने थे और रसल बॉडीज याद रखनी थी। उसके अलावा उसका ट्रीटमेंट में मैंने कहा था स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन नहीं भूलनी, वो याद रखनी है। क्लिनिकल फीचर उसके ये थे कि उसमें स्टेजेस थी, एट्रोफिक स्टेज थी, उसके बाद ग्रैनुलोमाटस स्टेज था, फिर सिकाट्रिशियल स्टेज था, और वुडी हार्ड फील उसमें होती है कि स्टोनी हार्ड हो जाते हैं, अपर लिप और जो नोज है वो स्टोनी हार्ड हो जाता है ग्रेनुलोमाटस स्टेज में। ये चीज याद रखनी थी। फिर हमने ट्यूबरकुलोसिस की बात की। ट्यूबरकुलोसिस तो वैसे ही बहुत आसान है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, माइकोबैक्टीरियम इन्वॉल्व होता है। और ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि कार्टिलेजिनस जो पार्ट है नेजल सेप्टम का उसमें परफोरेशन हो जाती है, इसके अलावा नोड्यूल्स बन जाते हैं, और उसकी भी मैंने बायोप्सी करनी है तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका ट्रीटमेंट करना है। ल्यूपस वल्गैरिस में भी माइकोबैक्टीरियम ही इन्वॉल्व होता है, और ल्यूपस वल्गैरिस में ये होता है कि एप्पल जेली नोड्यूल बनते हैं, तो ये चीज आपने याद रखनी है। फिर हमने लेप्रोसी की बात की। लेप्रोसी में लेप्रा सेल्स याद रखने थे। लेप्रा सेल्स जो थे फोमी अपीयरिंग हिस्टोसाइट थे, जिनमें आपको अपने बेसिलाई नजर आएंगे, लेप्रा नजर आएंगे, ठीक है, तो उनको लेप्रा सेल्स हम कह देते हैं। और लेप्रोसी भी यही करती है कि एट द एंड कार्टिलेजिनस जो पार्ट है नेजल सेप्टम का उसमें परफोरेशन कर देती है। इसमें भी हमें बायोप्सी से ही पता चलेगा। सिफिलिस जो था उसमें कुछ ज्यादा चीजें याद रखने वाली थी कि सिफिलिस की अक्वायर्ड भी हो सकता है, कंजेनिटल भी हो सकता है। अक्वायर्ड में फर्दर स्टेजेस थी कि प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में तो सिर्फ चैंकर बनेगा, सेकेंडरी में भी ज्यादा चीजें नहीं होंगी, सिर्फ क्रस्टिंग और फिशिंग होगी या रिनाइटस हो जाएगा। टर्शरी स्टेज में आपको गमा नजर आएंगे, गमाटिस लेयंस बनेंगे, वहां पर नोड्यूल से ट्यूमर से शेप बनेगी उनकी। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज के टर्शरी स्टेज पे बोनी और कार्टिलेजिनस दोनों पार्ट जो है नेजल सेप्टम के उनमें परफोरेशन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, इसका डायग्नोसिस में आपने बायोप्सी तो करनी होती है, साथ आपने वीडीआरएल भी मेंशन करना होता है सिफिलिस में, कि हमने वीडीआरएल यानी सीरोलॉजिकल टेस्ट है, इसकी बेस पे डायग्नोसिस इसका करना होता है। पेनिसिलिन जो है वो सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस है, ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है। सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस की है पेनिसिलिन।
उसके बाद हमने फंगल इन्फेक्शन की बात की। फंगल इन्फेक्शन होती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को। अब एस्परजिलोसिस जो सिंपल ब्लैक मेम्ब्रेन बना देती थी, और एस्परजिलोसिस और म्यूकर का आपको डिफरेंस भी कराया था कि एस्परजिलोसिस जो है वो उसमें जो है वो सबस्टेट होती है, ठीक है, सेप्टा बने होते हैं एस्परजिलोसिस में। उसके अलावा ब्रांच ये 45 डिग्री के एंगल पे करते हैं, और इसमें सिर्फ ब्लैक मेम्ब्रेन बनती है सिंपल। म्यूकर की बात करें तो वो ज्यादा जरा आप समझने खतरनाक होती है। उसमें जो है वो 90 डिग्री पे एंगल बन रहे होते हैं, ए सेप्टेट होती है। इसके अलावा वो हार्ट पैलेट को भी रोड करेगी, सेप्टम को भी रोड करेगी, ऑर्बिट्स तक भी जाएगी, आपके कमेंडस साइनस तक, मेनिंजेस ब्रेन तक भी जा सकती है। और वो करती है कि वो आर्टरीज के लिए उसकी बहुत ज्यादा अफिनिटी होती है। जब आर्टरीज को पकड़ लेती है तो फिर इस्कीमिया हो जाता है, टिश्यू का इस्कीमिक नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ब्लैक ब्लैक नेक्रोटिक मटीरियल जमा हो जाता है। और वो म्यूकरमाइकोसिस के रिस्क फैक्टर भी देख लिए थे कि अनकंट्रोल डायबिटीज अगर होगी किसी को, या कोई स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा होगा, या कोई एचआईवी के पेशेंट होगा, या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी ने करवाया होगा, तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा होगा, तो इन सब में चांसेस होते हैं म्यूकर का इन्फेक्शन होने के। ट्रीट उसको म्यूकर को कैसे करना था, एम्फोटेरिसिन बी थी, सर्जिकली जितना भी मटीरियल है वहां पर नेक्रोटिक उस सबको डिब्राइडमेंट करनी है, और प्रोपोसाकोनाजोल दे देना। लास्ट में बात की थी पैरासिटिक की, जिसमें रिनोस्पोरिडियोसिस आ जाता है। उसमें सिंपल उसका डायग्नोसिस बनाना बहुत आसान है कि लीफी पॉलीपोइडल मास नोज से नजर आ रहा होता है, जो कि स्टडीड होता है विद वाइट डॉट्स। इसलिए उसमें ना आपको हैंग करता भी ये मास नजर आ सकता है नेजोफेरिंक्स में। और एपिस्टेक्सिस होती है उसमें रिनोस्पोरिडियोसिस में। उसका जब हमने बना लिया डायग्नोसिस, हमें पता चल गया कि रिनोस्पोरिडियोसिस है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है कि हमें उस मास को पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा और इसकी बेस को कॉटराइजेशन कर देनी है। उसके बाद तो बाद में तो बहुत माइनर चीजें थी। लेशमेनियासिस था, लेशमेनिया की 3 फॉर्म्स याद रख लेनी है, विसरल, कुटेनियस, म्यूकोजल। फिर हमने बात की बल्कि लेशमेनियासिस के बाद हमने किसी की बात ही नहीं की। अब हम आगे चलते हैं वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस की तरफ। पीछे से सारा रिवाइज कर लिया, तो वैगनर की बात करते हैं। जो वैगनर है ना, ये आपके नोज को नहीं ये आपकी बहुत सारी बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर उसने बताया है कि अपर एयर को करेगा, जिसमें नोज भी आ जाता है, उसके बाद लंग्स को, किडनीज को और स्किन को, ठीक है। वैगनर जो है वो इस तरह से करते हैं। और ये हमने वास्कुलाइटिस में भी पैथो में पढ़ा है कि वास्कुलाइटिस करा देता है। तो ये एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है। क्लिनिकल फीचर क्या है कि जब भी हमारे नोज को अगर इन्वॉल्व करेगा तो ब्लड स्टेन नेजल डिस्चार्ज आएगा, ठीक है। इसमें ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है, बाद में प्रूलेंट हो जाता है डिस्चार्ज। उसके बाद नेजल फाइंडिंग्स आपको क्या मिल सकती हैं, बाकी ग्रैनुलोमाटिस डिजीज जैसी ही हैं। क्रस्टिंग मिलेंगी, ग्रैनुलेशन मिलेगा, सैडल नोज हो सकता है क्योंकि सेप्टल परफोरेशन हो जाएगी, फिर सैडल नोज हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगी नोज की। उसके बाद ये डिस्ट्रक्शन ऑर्बिट तक, पैलेट तक, ओरल कैविटी और फेरेंक्स तक भी जा सकती है, और मिडिल ईयर भी इन्वॉल्व हो सकता है। जनरली हमें क्या सिस्टेमिक सिम्टम मिलेंगे। अच्छा, ये चीज याद रखनी है, जब अगर वैगनर का डायग्नोसिस आएगा ना, वैगनर का सिनेरियो आएगा, तो उसने नेजल सेप्टम के साथ जनरल सिम्टम भी बताएंगे कि उस पेशेंट को एनीमिया है, उसको फिटीग है, उसको नाइट स्वीट्स है, माइग्रेटरी ऑर्थरेल्जी है। तो ये चीजें नोट कर ले, क्योंकि वैगनर एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, ये वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, वेस्कुलाइटिस कराता है, तो इसमें जनरल सिम्टम भी आएंगे। अगर ये लंग्स तक पहुंच चुका है, लंग्स को इन्वॉल्व कर लिया, तो कफ, हीमोप्टोसिस, और एक्सरे जब करवाएंगे तो चेस्ट में सिंगल या मल्टीपल कैविटी लेयर्स नजर आएंगे। ये चीज भी याद कर लेनी है। किडनीज को अगर इन्वॉल्व कर लिया तो यूरिन एग्जामिनेशन पे रेड सेल्स मिलेंगे, कास्ट मिलेंगे, एल्ब्यूमिन मिलेगा, ठीक है। तो अब हमने इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर पढ़े हैं जो कि वास्कुलाइटिस कराते हैं। वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस पढ़ा पहले। नोज में ये क्या करा रहा है कि नेजल नोज में से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है, क्रस्टिंग है, परफोरेशन करा सकते हैं, सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो सकती है। जनरल सिम्टम में क्या करा रहा है, माइग्रेटरी ऑर्थरेल्जी हो सकती है, एनीमिया, फिटीग है। अगर लंग्स को इन्वॉल्व कर लिया तो कफ, हिमोप्टिसिस है। अगर इसने किडनीज को इन्वॉल्व कर लिया है तो रेड सेल कास्ट और एल्ब्यूमिन है। डायग्नोसिस इसका भी बायोप्सी से ही बनेगा। बायोप्सी भी आपको क्या नजर आएगा, आपको म्यूकोजा की नेक्रोसिस और अल्सरेशन, नहीं, हाँ ठीक है, म्यूकोजा की नेक्रोसिस नजर आएगी, एपिथेलियोइड ग्रैनुलोमा नजर आएंगे, और नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस। ये चीज जरूर मेंशन करनी है कि इसमें वास्कुलाइटिस नजर आता है। ट्रीटमेंट इसका क्या, सिस्टेमिक स्टेरॉइड देने हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देनी है। सार्कोइडोसिस जो है ये भी ग्रैनुलोमाटिस डिजीज होती है। इसमें क्या होता है जी, इसकी एटियोलॉजी अननाउन है। ये टुबरकुलोसिस जैसी ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें कैजिएशन नहीं होती। टुबरकुलोसिस में जो ग्रैनुलोमा बनता है उसमें कैजिएशन होती है। इसमें आपको नोज में क्या मिलेगा, सब म्यूकोजल नोड्यूल मिलेंगे, ठीक है। सेप्टम में या इंफीरियर टर्मिनेट पे नोड्यूल्स मिलेंगे, नेजल पेन होगी, एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है। उसके बाद इसमें ना अगर आपको सार्कोइडोसिस का सिनेरियो आएगा ना, तो उसमें मेंशन होगा कि जब एक्सरे चेस्ट किया होगा ना, तो उसमें पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे, डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट और हाइलर एडिनोपैथी। तो सार्कोइडोसिस जो है वो लंग्स को इन्वॉल्व करती है, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट बनते हैं, क्योंकि ये जो है हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है, तो ये वहां पर फिब्रोसिस करा देती है लंग्स में, तो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट होंगे। उसके अलावा हाइलर एडिनोपैथी होगी। सीरम में और यूरिन में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होंगे। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का लेवल भी सीरम में इंक्रीज होगा। तो ये सारे इसके डायग्नोस्टिक फीचर हैं। बायोप्सी कराएंगे तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद हमने स्टेरॉइड देने हैं। सार्कोइडोसिस में भी हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस में भी स्टेरॉइड देने हैं। लास्ट पे टी सेल लिम्फोमा आ जाता है। टी सेल लिम्फोमा आपको नजर आ रहा है कि कैंसर है, न्यूप्लास्टिक लेयन है। और ना ये बहुत जरूरी होता है कि वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस को टी सेल लिम्फोमा को डिफरेंशिएट करना, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन दोनों की बाजू नोज में प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम हो जाती है, तो उनको डिफरेंट करना जरूरी होता है। टी सेल लिम्फोमा क्या करता है, ये जो है ग्रैनुलोमा बनाता है, स्टार्ट ही होता है ऑन वन साइड ऑफ नोज स्टार्ट होगा, उसके बाद अपर लिप को, ओरल कैविटी को, मैक्सिला को, सबको इन्वॉल्व करता जाएगा।
ऑर्बिट तक चला जाएगा। इसमें जो है वो आपको हिस्टोलॉजिकली आप पोलीमोर्फो लिम्फिक लिम्फोइड टिश्यू नजर आता है। वास्कुलाइटिस, अब इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं वैगनर से? इसमें कोई वास्कुलाइटिस नहीं होती, वैगनर में वास्कुलाइटिस होती है। इसमें ये रैपिडली डिस्ट्रक्टिव है और इसमें कोई सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने कहीं पे भी नहीं कहा कि ये लंग्स को इन्वॉल्व करेगा, किडनी को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन वैगनर जो है वो सिस्टेमिकली इन्वॉल्व कर लेता है लंग्स को भी किडनी को भी। तो ये चीजें इनको डिफरेंशिएट करती हैं। बाद में हम इसकी बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी से हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। CD56+ जो मार्कर है वो इसके डायग्नोसिस के लिए देखा जाता है। और जब एक दफा ये डायग्नोस हो गया तो फिर हमने इसको क्या करना है, रेडिएशंस की मदद से ट्रीट कर देना है। लेकिन अगर डिसेमिनेटेड डिजीज है तो कीमोथेरेपी भी जरूरी होती है। यहाँ पर ग्रेनुलोमाइटिस डिजीज वाला चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस डिसऑर्डर करेंगे।